हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रसायन की मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि रसायन क्या है। रसायन या केमिस्ट्री किसे कहते हैं? रसायन को यदि हम केवल दो शब्दों में परिभाषित करें तो रसायन है पदार्थों का अध्ययन। पदार्थों का अध्ययन, स्टडी ऑफ मैटर। पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं, तो द्रव्य या पदार्थ का अध्ययन रसायन कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या केवल इतनी सी परिभाषा होती है? तो यहाँ अध्ययन मतलब किस तरह का अध्ययन? हम इस तरह से परिभाषा लिखते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन, संरचना, उनके बनाने की विधियां, उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण एवं उपयोग आदि का अध्ययन करते हैं, रसायन कहलाती है। पदार्थों के बारे में क्या अध्ययन करते हैं? तो उनकी संरचना के बारे में, उनके संगठन के बारे में, उन्हें किस तरह से प्राप्त करते हैं, उनके गुण क्या हैं, उनके उपयोग क्या हैं, इन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? रसायन के अंतर्गत करते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य या पदार्थ के संगठन, उनकी संरचना, बनाने की विधि, गुण, उपयोग आदि का अध्ययन करते हैं, रसायन कहलाती है। परिभाषा के बाद रसायन का अध्ययन या पदार्थों का अध्ययन क्यों करते हैं, हमें इससे क्या लाभ मिलता है और पदार्थों के अध्ययन से हमें क्या उपयोग है पदार्थों के अध्ययन के, तो यहाँ अब हम जो टॉपिक है वो है रसायन के लाभ या एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री या इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में रसायन किस तरह से उपयोगी है। अगर हम अपनी मूलभूत आवश्यकता देखें तो हमारी सबसे पहली आवश्यकता है भोजन, खाद्य पदार्थ। क्या है? खाद्य पदार्थ, फूड मटेरियल। पहला उपयोग इसका खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। खाद्य पदार्थ के रूप में रसायन का क्या उपयोग है? एक दो एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ। चीनी C12, H22O11, इसको सुक्रोज कहते हैं और सामान्य रूप से इसे चीनी, शक्कर या शुगर कहते हैं। यदि चीनी ना हो तो हमारी दिनचर्या ही शुरू नहीं होती है। सुबह आपको दूध चाहिए, उसमें चीनी चाहिए, चाय चाहिए, उसमें भी चीनी चाहिए। और चीनी क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, सोडियम क्लोराइड, नमक। नमक भी एक रासायनिक पदार्थ है। अब बिना नमक के आप किसी सब्जी की कल्पना करें तो क्या संभव है? तो इस तरह से खाद्य पदार्थों के रूप में रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। वनस्पति तेल है, वनस्पति घी है, सब रासायनिक पदार्थ हैं। दूसरी हमारी जो आवश्यकता है वो है कपड़े। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण उपयोग है क्लॉथ इंडस्ट्रीज, कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग में रासायनिक पदार्थ किस रूप से काम में आते हैं?
जो संश्लेषित धागे हैं, सिंथेटिक थ्रेड जिनसे कपड़ा बनता है, वो है नायलॉन, डैक्रॉन, पॉलिस्टर। तो इस तरह से इन रासायनिक पदार्थों का उपयोग कपड़ा उद्योग में किया जाता है। तीसरी जो हमारी आवश्यकता है वो है रहने के लिए मकान चाहिए। तो भवन निर्माण सामग्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल लगता है वो भी रासायनिक पदार्थ होते हैं, और इसमें सीमेंट रासायनिक पदार्थ है। आयरन, लोहा, आयरन का उपयोग हम रॉड के रूप में, जो सरिये होते हैं बीम बनाने में, तो इस तरह से आयरन का उपयोग करते हैं। स्टील, विभिन्न रासायनिक पदार्थों का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। तो ये तीन तो हमारी बिल्कुल मूलभूत आवश्यकताएं हैं, खाद्य पदार्थ, कपड़ा उद्योग, भवन निर्माण। इसके बाद है दवाओं के रूप में औषधि, मेडिसन, दवाओं के रूप में रासायनिक पदार्थों का उपयोग दर्दनाशक, एनाल्जेसिक, दर्दनाशक, जितने भी दर्दनाशक हैं सब रासायनिक पदार्थ होते हैं। ज्वरनाशक, एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक, जिसे पूर्तिरोधी नहीं है, पूर्तिरोधी, एंटीसेप्टिक। जब घाव हो जाता है या चोट लग जाती है तो डिटॉल, सेवलॉन इनका उपयोग करते हैं, और ऐसे पदार्थ पूर्तिरोधी कहलाते हैं। निश्चेतक, एनेस्थेटिक, जब किसी व्यक्ति को सर्जरी, ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं तो उसे बेहोश करते हैं, और बेहोश करने के लिए, बेहोश मतलब चेतना शून्य करते हैं, और निश्चेतक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। कई रासायनिक पदार्थों का उपयोग असाध्य रोगों में भी किया जाता है। तो यहाँ दवाओं के रूप में रासायनिक पदार्थों का महत्वपूर्ण उपयोग है या महत्वपूर्ण भूमिका है। अगले उपयोग को देखते हैं एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में रासायनिक पदार्थ, उर्वरक, फर्टिलाइजर, कीटनाशक, तो इस तरह से विभिन्न रासायनिक पदार्थ किसमें, कृषि के क्षेत्र में भी उपयोग किए जाते हैं। और अन्य क्षेत्र हम देखते हैं प्लास्टिक उद्योग। वर्तमान में प्लास्टिक का सर्वाधिक उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है। घरेलू उपयोग की विभिन्न सामग्री किससे बनती है, प्लास्टिक से बनती है। तो हम नेक्स्ट जो उपयोग लेते हैं वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक में पॉलीथीन से लेकर किससे, पॉलीथीन से लेकर टेफ्लॉन, पीवीसी, ब्यूना एस, ब्यूना एन, तो इस तरह के ये जो पदार्थ हैं ये प्लास्टिक या फाइबर के अंतर्गत आते हैं, और इनसे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया जाता है।
अगला उपयोग देखते हैं, धातु, धातु व मिश्र धातु, धातु व मिश्र धातु। विभिन्न धातुएं रासायनिक पदार्थ होती हैं, आयरन है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर, गोल्ड। हम घरेलू उपयोग में जो बर्तन काम में लाते हैं वो किसके बने होते हैं? मिश्र धातु के बने होते हैं। स्टील, ब्रास, पीतल, एल्यूमिनियम। तो विभिन्न धातुएं व मिश्र धातुएं ये भी रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आते हैं। अगला एक और महत्वपूर्ण उपयोग ईंधन के रूप में, फ्यूल, ईंधन के रूप में केरोसिन है, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये खाना पकाने के काम में आने वाले रासायनिक पदार्थ हैं। यातायात के साधन को चलाने के लिए पेट्रोल है, डीजल है, इनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से बहुत उपयोग हैं। कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स में भी आप विभिन्न उदाहरण देख सकते हैं। साबुन है, शैम्पू है, क्रीम है, पाउडर है, तो ये सब क्या है? रासायनिक पदार्थ है। तो इस तरह से आप एक बहुत बड़ी सीरीज है जहां रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। रासायनिक पदार्थों के उपयोग के बाद अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, पदार्थों का वर्गीकरण या पदार्थों के प्रकार। पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ, इसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य भी कहते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक तो भौतिक आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक आधार पर। और दूसरा जो वर्गीकरण है वो रासायनिक, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटते हैं। कितने? 3 भागों में। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। ठोस ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके आयतन और आकार निश्चित होते हैं, कठोर होते हैं। इनके ऊपर दाब डालकर इनकी अवस्था को या आकृति को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। द्रव ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार पात्र के अनुरूप परिवर्तित हो जाता है। किसी द्रव को यदि हम ग्लास में रखते हैं तो ग्लास की आकृति ले लेता है, यदि हम उसे किसी जग में रखते हैं तो जग की आकृति ले लेता है। गैस पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके ना तो आकार निश्चित होते हैं ना आयतन निश्चित होते हैं। इन्हें यदि हम किसी पात्र में बंद करें तो दाब डालकर इनको संकुचित या संपीड़ित किया जा सकता है। तो यहाँ ठोस के यदि आप उदाहरण लिखेंगे तो ठोस में आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये ठोस पदार्थ हैं।
प्लास्टिक है, ये भी ठोस है। द्रव में आप लिखेंगे जल, केरोसिन, जल व केरोसिन, पेट्रोल, ये द्रव पदार्थ हैं। और गैस के अंतर्गत नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये गैसीय पदार्थ है। रासायनिक आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटते हैं। रासायनिक आधार पर पदार्थों को कितने भागों में? दो भागों में बांटते हैं। पहला है प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो शुद्ध रूप में प्राप्त किए जाते हैं। और दूसरा है मिक्सचर या मिश्रण, जो दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। शुद्ध पदार्थ को भी हम यहाँ दो भागों में बांटेंगे। पहला है एलिमेंट, तत्व, और दूसरा है यौगिक, कंपाउंड। अब यहाँ तत्व क्या होते हैं? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे यदि हमने सिल्वर को लिया तो सिल्वर में केवल सिल्वर के ही परमाणु होंगे। कार्बन, तो कार्बन एक तत्व है और इसमें केवल कार्बन के ही परमाणु होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हुए पदार्थ तत्व कहलाते हैं। यौगिक, जब दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु निश्चित अनुपात में, अनुपात शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ना है, जब दो या दो से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। जैसे H2O, अब इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर जल बनाते हैं। NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। यौगिक को भी दो भागों में बांट दिया है। यौगिक को भी कितने भागों में? दो भागों में। पहला कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा है अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? जो जीव जंतु और पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। ऑर्गेनिक का जो मतलब है वो इसी तरह से है। ऑर्गेनिक शब्द जो जीवितों से प्राप्त किए जाते हैं उसके लिए उपयोग में लाया जाता है। तो जीव जंतु या पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले पदार्थ कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अकार्बनिक यौगिक जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जो खनिज से या चट्टानों से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ कार्बनिक यौगिक के एक दो उदाहरण लिखते हैं। जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये किससे प्राप्त होते हैं? जीव जंतु और पेड़ पौधों से। अकार्बनिक यौगिक जो हमें चट्टानों से या खनिज के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, इसे रॉक सॉल्ट कहते हैं, चट्टानी लवण, तो ये चट्टानों से प्राप्त होता है।
कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर। तो ये अकार्बनिक यौगिकों के उदाहरण जो हमें खनिज के रूप में या चट्टानों से प्राप्त होते हैं। अब आते हैं हम मिश्रण पर। मिश्रण दो से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात में बनाए गए पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनने वाले पदार्थ मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण को भी 2 भागों में बांटा है। एक समांगी होमोजीनियस, समांगी मिश्रण होमोजीनियस, और दूसरा होता है विषमांगी हेट्रोजीनियस। एक समांगी और दूसरा विषमांगी। समांगी में यदि हम H2O में जल में नमक को घोल दें, किसको? नमक को घोल दें, तो हमें जो पूरा विलयन है वो कैसा दिखाई देगा? एक जैसा दिखाई देगा। पूरा जो विलयन है वो कैसा दिखाई देगा? एक जैसा दिखाई देगा। नमक के कण हमें बीच में कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, या ऐसे मिश्रण को कहेंगे समांगी मिश्रण। विषमांगी, विषमांगी में यदि जल में तुमने मिट्टी या किले या रेत मिला दी, तो यहाँ पर ये तो जल है और जल में हमें मिट्टी के कण बीच बीच में दिखाई देंगे, और यदि इसे बहुत देर तक रखा रहने दिया जाए तो मिट्टी के पूरे कण नीचे तली में बैठ जाएंगे, जबकि समांगी मिश्रण को रखने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से ये पदार्थों का वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।